नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी तक तो ये ओवैसी बंधु हैदराबाद में ही चीख चिल्ला रहे थे और अपनी हैकड़ी दिखा रहे थे, यानी अपनी मांद में ये तमाम तरह की जिसको हम गुस्ताखियों की श्रेणी में रख सकते हैं, वो कर रहे थे। और इसकी शुरुआत जो छोटा ओवैसी है, अकबरुद्दीन, उसने 2012 में की थी, जब ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा लीजिए। पता नहीं 15 मिनट में क्या करना चाहता था। और वैसे हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ हर जगह तो पुलिस तैनात नहीं है। तो अगर गूदा है, अगर कुछ करना चाहते थे, तो करके दिखाते। तो ये जो दहशत पैदा करने की जो इनकी रणनीति है, और जिसके बल पर ये लोग वहाँ राजनीति भी करते हैं, और राजनीति भी क्या करते हैं ये। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जीते थे, और जो औरंगाबाद है, जो संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से एक मोहम्मद जलील जो है, इनकी पार्टी से जीते थे। बाकी पूरे देश में कोई तीसरी सीट इनकी नहीं थी, और इस बार वो संभाजी नगर वाली भी हार गए। केवल असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं। कुछ-कुछ राज्यों में कहीं-कहीं विधानसभा की इक्का-दुक्का सीटें आ जाती हैं। बाकी तो इनकी नॉनसेंस ही चल रही है। अभी 2 दिन पहले बुधवार की रात को सोलापुर में अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए थे असदुद्दीन ओवैसी, और वहां उन्होंने फिर वही 15 मिनट वाला जो है दोहराया। संभाजी नगर में अभी 1 हफ्ते पहले ये अकबरुद्दीन भी आया था और उसने भी 15 मिनट का मामला दोहराया था। ठीक उस समय जब रात के पौने 10 बज रहे थे, अकबरुद्दीन भी मंच पर था, और यहाँ सोलापुर में भी ठीक पौने 10 बजे ही ये भी मंच पर थे, और घड़ी देख करके उसी अंदाज में इन्होंने कहा कि 15 मिनट अभी बाकी है, यानी 10 बजे तक चुनाव प्रचार चलता है, अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो संकेतों में इन्होंने एक तरीके से वो 2012 वाला जो इनका जुमला था, उसको यहाँ महाराष्ट्र में रिपीट करने की कोशिश की है। इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, और जम करके आई हैं। बीजेपी की तरफ से भी आई हैं, दूसरे दलों की तरफ से भी आई हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी एक चुनौती आई है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, इनकी मंशा पर चर्चा करेंगे। ये जो कुछ चल रहा है, जो गुस्ताखी की जा रही है इनकी तरफ से, इनका मकसद एक्चुअल में क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग कनाडा की सैर भी करेंगे आज। कनाडा में भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। खालिस्तानियों ने वहाँ ये ऐलान कर दिया है कि कनाडा तो हमारा है। जो कनाडा के मूल निवासी हैं, उनको गोरे बताते हुए कहा है कि आप लोग वापस यूरोप, आप लंदन और इज़राइल, जहाँ-जहाँ से भी आप आए थे, वापस चले जाइए, कनाडा खाली कर दीजिए। अब कनाडा ही खालिस्तान बनेगा। यानी उन्होंने शायद पंजाब को खालिस्तान बनाने का इरादा छोड़ दिया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित घूमता आईना के संपादक, और कई अखबारों में संपादक की भूमिका में रह चुके वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई को बीमारी क्या है, इस बीमारी का उपचार क्या है। उससे पहले हम अविमुक्तेश्वरानंद का एक ये जरा बाइट सुन लेते हैं, तो दर्शकों को भी थोड़ा सा जानकारी होगी कि उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार बैठ जाए तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाए, जिस मैदान में आना हो आ जाए। इसमें कौन सी बात है।
कैसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तभी हम भाईजान कहते हैं आपको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बोलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को ये मौका दे देना चाहिए, 15 दिन की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बहुत बाम कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी। भाई प्रवोक तो किया ही। जी अनुपम जी, कई पहलू हैं सर इस स्टोरी के। पहले तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात करें तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब किधर चले जाएंगे। कभी राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को, कभी कश्मीर में 370 वापस लाने की बात करते हैं। लेकिन इधर आप देखें उनका रुख एकदम उलट गया है। हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ हो रहा है और उसमें मुस्लिम दुकानदारों के आने के उस पे वो कहते हैं कि मुसलमान इस बात की कसम खाए कि वो गंगा में पाप धोने आ रहा है हिंदुओं की तरह, गंगा में अपनी आस्था व्यक्त करे, आस्था का संगम है ये। तो उसके बाद हम विचार करेंगे कि उनको आने देना है कि नहीं। मैं समझता हूँ बड़ा ही उपयुक्त बयान है उनका। और उसके बाद उन्होंने ओवैसी को चुनौती भी दे डाली कि आज आ जाओ, 15 मिनट में आमने सामने देख लेते हैं। अकबर ओवैसी ने 2014 में जो ये 15 मिनट वाला भाषण दिया था, उसके लिए मैं अकबर ओवैसी का बहुत आभारी भी हूँ, दो कारणों से। 2014 तक सोशल मीडिया आ गया था और दो घटनाओं ने 2014 के चुनाव पे जो सबसे प्रभावी असर डाला वो था, एक था मंच पे मोदी का टोपी पहनने से इनकार करना, और दूसरे अकबर ओवैसी का इस तरह की गुंडई की बात करना कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो। दूसरे मैं उनके इसलिए भी आभारी हूं कि तमाम कानून, संविधान, लोकतंत्र, जमहूरियत के मोटे मोटे जुमलों के नीचे जो उनकी नीयत है, जो रजाकारों वाली नीयत आज तक उनके खून में है और जो समुदाय के बड़े हिस्से में नजर आती है, उसको उन्होंने, कोई तो कहेगा ना, ओंकार चौधरी साहब की बात कहाँ हिंदू सुनते हैं, तो नहीं मानते ओंकार जी की बात। वो तो जब अकबर ओवैसी कहता है तब उनको समझ में आता है कि हाँ ये बात सच है। लेकिन 10 साल से, मैं इनको छोटे मियाँ बड़े मियाँ कहता हूँ, 10 साल से छोटे मियाँ इस तरह की बदतमीजियां कर रहे थे। इसी में इनको धर के मार भी दिया गया, गोलियां मारी गई, और अच्छे से इनको, अच्छा वो भी एक मुस्लिम गुट ने किया। इनको मारने वाला अकबर ओवैसी को कोई हिंदू नहीं था। वो जो हैदराबाद में तमाम मुसलमान इनके खिलाफ है, उन्होंने इन पे हमला किया था। ये आज तक साहब लिक्विड डाइट पे हैं, सॉलिड नहीं खा पाते ये, लेकिन बकैती दुनिया भर की। लेकिन छोटे मियाँ जहां इस तरह की बातें करते थे, बड़े मियाँ पूरी तरह से संविधान का चोला ओढ़ के ड्रामा करते रहते थे। संविधान बचाने अकबर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी रहते थे। वो इस तरह की बातें नहीं करते थे। पहली बार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई की भाषा बोली है, क्यों? इसका कारण समझ लीजिए। ओवैसी हताश हो रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि इस देश का मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इस कदर कटिबद्ध हो चुका है कि वो उसी को वोट देगा जो भाजपा को हटाने की सिचुएशन में होगा। अब जाहिर सी बात है ओवैसी तो इस सिचुएशन में है नहीं कि भाजपा को हटा दे। पूरा भारत तो दूर की बात है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी दूर की बात है, वो तो हैदराबाद में भी पूरे नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट इस कदर पोलराइज हो चुका है कि वो बदरुद्दीन अजमल जैसे आदमी को 10.5 लाख वोट से हरा देता है, पूरी तरह करीब 100% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसे सिर्फ भाजपा की हार देखनी है, उसे सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराना है, उसे सिर्फ योगी को हटाना है। ऐसे में
ओवैसी जैसे लोगों की, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों की जगह नहीं बच रही है सर। और उसके चलते पहली बार ओवैसी ने वो भाषा, वो शैली, वो ड्रामा अख्तियार किया जो अब तक सिर्फ छोटे मियां करते थे। ओवैसी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश आने का साहस नहीं जुटा पाए, जबकि इसके पहले जब ये 2022 में आए थे तो हमारे प्रयागराज में सभा किया था उन्होंने। अच्छा, अतीक अहमद के मरने के बाद जब आए थे हमारे प्रयागराज में सभा किया था। तो लगातार करते हैं प्रयागराज में सभा। मुसलमानों ने देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर को 10 वोट नहीं दिया, समझिए। तो ओवैसी कहते भी हैं कि साहब मुसलमान मुझे वोट नहीं दे रहा है। तो ये ओवैसी जो बोल रहे हैं वो हिंदुओं से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कौम को भड़काना चाह रहे हैं, वो अपनी कौम के कुछ वोट पाना चाह रहे हैं। क्योंकि 2024 में एक आदमी था उनका, वो भी हार गया, आपने देखा। तो ओवैसी डेस्परेट है, ओवैसी हताश है, ओवैसी परेशान है ओंकार सर। बिल्कुल सही है। और जो इन्होंने अपने नकली नकली शंकराचार्य ने चुनौती दी है। अब वो देखिए, एक बात, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे उनसे तमाम डिफरेंसेस हैं, मैं हमेशा उनका बड़ा कटु आलोचक रहा हूँ। आपके भी उस पर तमाम लोग मुझे टोकते हैं कि आपकी क्या औकात है कि आप शंकराचार्य के लिए बोले। मैं कहता हूं कि भाई मैं कैसे मान लूं शंकराचार्य हैं, क्योंकि शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही अपने शिष्य को घोषित कर देते हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। उत्तर घोषित ही नहीं करते हैं, वो उसका अभिषेक भी कर देते हैं। परंतु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने ना इनका अभिषेक किया और ना ही इनको घोषणा की थी, जबकि ये इनके दाहिने हाथ थे स्वरूपानंद जी के। तो इसके चलते फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे स्टे लगाया। तो मैं, जब तक वो शंकराचार्य वाली कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं होती, मैं कैसे मान लूं उन्हें शंकराचार्य। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि पिछले जो 2 बयान उन्होंने कुंभ के हिसाब से दिए हैं और ये 15 मिनट के हिसाब से दिए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे प्रसन्न करते हैं। गो हत्या को भी लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी का विचार बड़ा स्पष्ट रहता है सामान्य तौर पे उनका। बिल्कुल सही है। अब आते हैं महाराष्ट्र की उस कंट्रोवर्सी पर जो इधर क्रिएट हुई है या की गई है, और खास तौर से जब से ये योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा चल गया, और उसका जो हमें जमीन पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो वहां से खबरें आ रही हैं, उससे इकोसिस्टम भी, कांग्रेस और उनके सहयोगी भी काफी, मुझे लगता है कि असुरक्षित भाव में आ गए हैं। और इधर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कम 2 लोगों से संपर्क साध करके उनके बयान प्रकाशित किए गए हैं, पंकजा और अशोक चौहान। अजित पवार ने जरूर ये अपनी जनसभा में ये कहा था कि साहब ये बटेंगे तो कटेंगे यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहाँ तो ये तो साधु संतों की भूमि है, ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अशोक चौहान को और पंकजा मुंडे को अप्रोच किया और उनसे ये कहलवाया गया एक तरीके से, या उनको एक मंच प्रदान कर दिया गया। उस पर देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू आया है जो स्मिता प्रकाश ने लिया है, और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूं। उससे इस चीजें स्पष्ट होती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि साहब ये हिंदू, बात तो ये है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए, या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट
those who call themselves secularists, हिंदुत्व का विरोध करना सेकुलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है, और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो प्रधानमंत्री, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? या अगर मैं इसमें एक और सवाल खड़ा करूं कि देवेंद्र फडणवीस को भी, बीजेपी नेतृत्व को भी ये तो पता था ही कि ये आपके अजित पवार जो है वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और उस ग्रुप की जो है वो कुल राजनीति हिंदू विरोधी ही है, अगर हम इनके शब्दों में कहें तो फिर साथ लेने की जरूरत क्या थी? देखिए साहब, शुरुआत से शुरू करते हैं। अशोक चव्हाण के लिए भी ये बात साबित होती है, वह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, नांदेड़ की राजनीति करते हैं। इनके समर्थन के बावजूद 2024 में भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ हार गई। अब उनकी बिटिया वहां से लड़ रही है और 14% मुसलमान वोट है। उनके तमाम मुसलमानों में संपर्क है। अब वो अपनी लड़की के बेसिकली अपनी लड़की को चुनाव जिताने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये एक लाइन में समझ लीजिए। पंकजा मुंडे का जहां तक सवाल है, वो बीड की राजनीति करती है, बीड से लगातार चुनाव हारती रही है। अब उनके भाई लड़ रहे हैं, वहां धनंजय मुंडे लड़ रहे हैं, तो वो इस तरह की बातें कर रही हैं। ऐसे ही बात अजीत पवार की भी आ जाती है। देखिए, बात अगर केवल योगी आदित्यनाथ की होती तो मैं बात मान लेता ना, पर योगी आदित्यनाथ की बात को मोदी भी दोहरा रहे, मोहन भागवत भी दोहरा रहे। यानी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व योगी की बात पे ना सिर्फ मोहर लगा रहा है बल्कि उसको दोहरा रहा है। इसके बाद अगर अजीत पवार या फिर अशोक चव्हाण या फिर अजीत और अशोक तो चलो बाहर के हैं, पर पंकजा तो गोपीनाथ जी की लड़की है भाई। तो मतलब उनकी बात मुझको थोड़ी सी अजीब अटपटी जरूर लगी। लेकिन उनके यहाँ भी भाई 13% 14% मुसलमान है, वो भी अपना इस तरह के गेम खेल रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई ये एक भाजपा का एक वो है कि वैसे तो इन्होंने 2024 से एक तरह से सबक ले लिया है। इनको समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं भाजपाइयों से बात होती है, वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ ये प्रयास है कि मुस्लिम वोट हमारे खिलाफ बहुत उग्रता से ना पड़े। उग्रता अभी भी देखिए, यहाँ पे एक मुसलमानों का सम्मेलन है कुंदरकी में, वहां पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये जो पाठक हैं, क्या नाम है, ब्रजेश पाठक, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात एकदम सही है कि अशोक चव्हाण हो या फिर अजीत पवार हो या हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, इन सब ने एक लंबी मतलब अब तक की अपनी पूरी राजनीतिक पारी ऐसे दलों के साथ खेली है जहां पे सेकुलरिज्म की आड़ पे फ्रॉड होता रहा है। और प्लस इनको अभी भी कुछ मुस्लिम मतों की दरकार है, कुछ मुस्लिम मतों का भरोसा है, कुछ मुस्लिम मतों का भरोसा ज्यादा मैं कहूंगा भ्रम है। लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व मोहन भागवत द्वारा दोहराई जा चुकी है, वो बात सिर्फ योगी की बात नहीं रही ना, वो योगी आदित्यनाथ का नारा अब नहीं रहा, अब वो पार्टी का नारा हो गया ऐसा। और अगर पार्टी के नारे के आप खिलाफ जा रहे हैं तो फिर आप समझ लें, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 2024 में मुस्लिम मतों के लिहाज से एक सबक लिया, एक सबक उनको ये भी लेना चाहिए कि हर आदमी जो विपक्ष में आपके साथ आने को तैयार हो, उसको दौड़ के झोली में गिरा लेना कोई बहुत अच्छी समझदारी की बात नहीं। हाँ, फिर वो अजीत पवार हो, अशोक चव्हाण हो, या ऐसे तमाम लोग हों, इनको जो भी विपक्षी मिला उसको आपने अपनी झोली में शामिल कर लिया, इसीलिए लोग आपको वॉशिंग मशीन कहने लगे। बल्कि एक समय तो ऐसा था जब माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव भी शामिल हो जाएंगे। ये तो पता नहीं कैसे कुछ गुड सेंस प्रिवेल कर गया और इन्होंने शिवपाल यादव को नहीं लिया, वरना जो भी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हुआ उन्होंने उस विपक्षी को अपनी पार्टी में ले लिया। और आज अजीत पवार महायुति के लिए और उद्धव ठाकरे अघाड़ी के लिए बोझ बन के रह गए।
एमवीए महाविकास अघाड़ी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उद्धव ठाकरे का क्या करूं, पैरासाइट है, उनका अपना कोई वोट बैंक बचा नहीं, वो अघाड़ी का ही वोट खा रहे हैं, कांग्रेस का वोट खा रहे हैं, मुस्लिम वोट खा रहे हैं। इसी तरह अजीत पवार का भी अभी तक तो लोगों का कहना है विधानसभा में बेहतर नतीजे आएंगे, ठीक है आएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी पे एक बोझ बने हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से भाजपा विपक्षी नेताओं को लेने से पहले 2 बार सोचेगी, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि अजीत पवार वही नेता है जिन पे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। ओमकार जी। अरे साहब, ताजा मामला तो मैं उस दिन चौंका था ये सुनकर के कि मधु कोड़ा को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया अपने साथ। और लिया ही नहीं, उनके परिवार वालों को भी टिकट दिया। जी हाँ, तो ये चौंकाने वाली चीजें होती हैं। छोटी छोटी पॉकेट्स में आप जो ये लालच दिखाते हैं कि वहाँ के कुछ वोटर और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा, लेकिन उससे कुल मिलाकर के जो आपका चाल चरित्र और चेहरे वाला एक शुरुआती नारा हुआ करता था, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आपका चाल भी बदल गई, आपका चरित्र भी बदल रहा है, और आप चेहरे भी कैसे कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, बहुत डिटेल और गहराई में जाकर के आपने जानकारी दी है इस बारे में। थैंक यू सो मच थैंक यू जुड़ने सर, के लिए। नमस्कार।